नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं लर्न विथ अतुल। हमारा जो सीरीज़ चल रहा है पार्लियामेंट का, आज उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे हम कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनको रिमूव कैसे किया जाता है या वो डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं। ठीक है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, किस किस कारण से वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो भी हम देखेंगे उसको डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति किसके एडवाइस पर करते हैं तो इलेक्शन कमीशन। अभी हम इसके 4 टाइप देखेंगे और चारों राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। ठीक है, तो क्या क्या है। अगर कोई सांसद है, कोई पब्लिक ऑफिस अगर वो होल्ड कर रखा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहला आपको याद रखना कि अगर कोई भी एमपी, लोकसभा का या राज्यसभा का, कोई भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे भी, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर वह अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब कि अगर वह दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वह पागल है, मतलब अनसाउंड माइंड का है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो भारत का सिटीजन नहीं है, मतलब किसी दूसरे देश का वो सिटीजनशिप ले लिया, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये जो अभी हम 4 देखे उसके लिए डिसीजन कौन लेता है तो उसके लिए डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे तो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। ठीक है, तो अगर इन चारों में से कोई भी रीजन हुआ, या तो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, मतलब कोई भी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करे, पहला कंडीशन, या दूसरा वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब दिवालिया हो जाए, तीसरा अगर वो अनसाउंड माइंड का हो, मतलब पागल टाइप हो जाए, या चौथा वो भारत का सिटीजन नहीं रहे। तो इन चारों केसेस में राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं कि वह डिस्क्वालीफाई होगा, और किसके एडवाइस पे तो इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग की सलाह पे डिसाइड किया जाता है। तो ये चारों याद रखना। अब हम डिस्क्वालिफिकेशन का दूसरा टाइप देखते हैं। इसके लिए कोई डिसाइड नहीं करता। इसमें क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आया था ना, उसी में ये सब दे रखे हैं कि अगर ये होगा तो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी एमपी और एमएलए है और उसको 2 साल की सज़ा हो गई, कोर्ट ने उसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दिया किसी भी केस में, तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे अभी लालू यादव का ही देख लो, लालू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, या जो जिनकी सदस्यता जो गई थी, तो इसलिए 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल गया था उनको, तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ठीक है, तो पहला रीज़न यही है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स और मोर, 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा अगर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक, दूसरा है कि अगर जो इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन का आपको एक्सपेंस देना होता है कि मैंने इस इलेक्शन में इतना खर्चा किया। अगर आप टाइम पर वो चुनावी खर्चा नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को, तो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा, कोई भी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी वर्क, अगर आपकी उसमें रुचि हुई तो उसके लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सब किस में दिया गया है तो ये सब दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, अगर आप कोई डॉरी या अनटचेबिलिटी, मतलब जो दहेज प्रथा या छुआछूत, इस सब का आपके ऊपर केस हुआ तब भी आपको हटाया जा सकता है। मतलब इस सब, मतलब दहेज प्रथा या छुआछूत के केस में अगर आपको सज़ा मिली, चाहे वो सज़ा कितना दिन का भी हो, 2 साल का हो, 1 साल का हो, उससे मतलब नहीं है। अगर दहेज प्रथा और छुआछूत के लिए आपको सज़ा मिल गई तो आपको डिस्क्वालीफाई होना ही है। ठीक, और कोई भी सरकारी या प्राइवेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी का भी कोई कंपनी है, उसमें अगर आप 25% से ज़्यादा, 1 मिनट, हाँ, कोई भी ऐसा कॉरपोरेट है जहाँ सरकार का हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा है, तो उसमें आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। अगर आप उसमें डायरेक्टर बन गए तो आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। तो ये 5 किस में दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो याद करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 5 प्रकार दे रखे हैं जिससे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला कि अगर आपको जेल हो गई 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। दूसरा, अगर आप अपना इलेक्शन का खर्चा टाइम पे इलेक्शन कमीशन को नहीं देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा कि अगर आप सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट या कोई काम लेने
का आप सोचते हैं तो इस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। चौथा, कोई सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार का 25% हिस्सेदारी है, 25% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में अगर सरकार की हिस्सेदारी है और उसके आप डायरेक्टर हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और पाँचवा, अगर आप छुआछूत या दहेज प्रथा के केस में कितने साल की भी सज़ा हो, अगर 2 महीने की सज़ा हो गई दहेज प्रथा और छुआछूत में, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मतलब हटाया जाएगा। तो एक इसमें दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो हम तीसरा देखते हैं, तीसरा और है, उसको बोलते हैं हम दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून एक कब किस में दिया है, तो 10th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप किसी एक पार्टी से चुनाव जीते, ठीक है, मान लीजिए आप आरजेडी से चुनाव जीत गए, राष्ट्रीय जनता दल से, और चुनाव जीतने के बाद अगर आप उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देंगे तो आप विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, लोकसभा के जहाँ के भी सदस्य आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक, तो पहला तो ये है कि पार्टी की सदस्यता छोड़ना, अगर आपने पार्टी की सदस्यता खुद से छोड़ दिया तो आप जो लोकसभा के हैं या राज्यसभा जहाँ के भी सदस्य हैं आप वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई चुनाव हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में कि जो राज्यसभा का सदस्य है उसको कौन चुनता है, तो विधायक चुनता है स्टेट का। मान लो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और पार्टी ने आपको बोला कि आपको किसी कैंडिडेट को वोट देना है, और अगर आप उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिए तो इस कंडीशन में भी पार्टी आपको हटवा सकती है। ठीक, तो 2 कंडीशन हो गए। तीसरा हो गया, मान लो इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए देखते हैं, जैसे देखते ना कहीं कहीं निर्दलीय आदमी चुनाव जीत जाता है, जैसे पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई निर्दलीय आदमी कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे अगर पप्पू यादव अभी निर्दलीय चुनाव जीते हैं और वह जाके बोलेंगे कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और इसका लेटर वो लोकसभा में दे देंगे, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस केस पे कि अगर आप निर्दलीय चुनाव जीते हो तो आप निर्दलीय ही रहोगे। निर्दलीय सदस्य अगर कोई पार्टी ज्वाइन करे तो वह उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, 3 हो गए। और चौथा ये हो गया, जैसे भी हमने देखा था ना कि राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है, मतलब जैसे आज आपको नॉमिनेट किया राष्ट्रपति, आप 6 महीने से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन 6 महीने जैसे ही हुए उसके बाद अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, उसमें फैसला कौन करता है, तो स्पीकर फैसला करता है, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने पहले वाला देखा था तो उसमें कौन डिसाइड करता था, राष्ट्रपति जी करते थे इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। दूसरा वाला देखा तो उसमें क्या था, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दे रखा था, कोई डिसाइड नहीं करता था, वो ऑटोमेटिक हो रहा था। और तीसरा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, ये 10th शेड्यूल में दिया गया, इसमें डिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर करता है। ठीक है, तो इसमें जो 4 है वो एक बार याद कर लेंगे। अगर आप वॉलेंटरली मतलब खुद से वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं तो आपको सदस्यता छोड़ना पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर पार्टी ने बोला किसी को वोट देने के लिए, आप पार्टी की बात नहीं मान के किसी दूसरे को वोट दे दिए, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, मतलब निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं और अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, और अगर आप 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं, अगर 6 महीने के पहले आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये डेट याद रखना है, एग्जाम में दे देगा कि जो भी मनोनीत सदस्य हैं अगर वो 6 महीने के पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये गलत है, 6 महीने के बाद अगर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तब उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो चारों याद रखना है एंटी डिफेक्शन लॉ का। और इसका डिसीजन कौन लेता है, तो स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर लेगा, राज्यसभा में चेयरमैन लेगा। ठीक है, वैसे ही विधानसभा में स्पीकर लेगा और अगर विधान परिषद है तो चेयरमैन लेगा। ठीक, तो स्पीकर और चेयरमैन इसका डिसीजन लेते हैं। चलो, पहले क्या था, जो 10th शेड्यूल है ना, उसका क्या कानून था कि जो स्पीकर डिसीजन ले लिया ना, जैसे स्पीकर बोल दिया किसी को कि भाई हाँ ये डिस्क्वालीफाई हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ में, दल बदल कानून में, तो एकदम उसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करता था। पहले एक कानून था कि स्पीकर और जो स्पीकर या चेयरमैन का जो फैसला है ना वो अंतिम फैसला था, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1992 में 1992 में एक हुआ कि होटो होलोहन केस। ठीक, कि होटो होलोहन केस, ये आपको केस याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ बस आपको याद करना है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर वह गलत नीयत से लिया गया हो।
समझ गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर स्पीकर ने अपना डिसीजन गलत नीयत से लिया है, मतलब स्पीकर का नीयत सही नहीं था, तो स्पीकर के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो याद रखना कि जो एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून वाला जो है ना डिसीजन स्पीकर या चेयरमैन लेता है, तो उसके डिसीजन को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो दल बदल कानून है और जुडिशियल रिव्यू के अंदर है कि नहीं, मतलब उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो है कि स्पीकर का जो डिसीजन है ना 10th शेड्यूल में दल बदल कानून में, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे इसमें क्या है कि कब, जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि कोई आदमी लोकसभा का भी सदस्य है और राज्यसभा का भी चुनाव जीत जाता है, तो कैसे कौन सा सीट वो रखेगा, कौन सा सीट उसको छोड़नी होगी। जैसे कोई आदमी 2 लोकसभा सीट से चुनाव जीत गया, जैसे राहुल गांधी जीता था, या कोई आदमी सांसद भी है और विधायक का चुनाव जीत जाता है, तो कौन सा सीट रखेगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम क्लैरिटी लेते हैं। ठीक है, ये सब किस में दे रखा है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, ये याद करना। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि अगर आदमी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुना जाता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा का ही चुनाव हुआ और दोनों में वो जीत गया, लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसको क्या करना होगा, उसको 10 दिन के भीतर सूचित करना होगा कि भाई हम लोकसभा का सदस्य रहेंगे कि राज्यसभा का रहेंगे। ठीक है, अगर वो 10 दिन के अंदर बताने में असफल रहा तो राज्यसभा की सीट उसकी खाली हो जाएगी, उसको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, उसको लोकसभा का। तो पहला कंडीशन समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ निर्वाचित होता है तो उसको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि हम लोकसभा के सदस्य रहेंगे कि राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। अगर वह 10 दिन के अंदर नहीं बता पाया तो उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी, उसको बस लोकसभा का सदस्य बनाया जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। ये तो था कि एक साथ अगर आप चुनाव जीते। अगर दूसरा है कि अगर मान लो आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप राज्यसभा का चुनाव बाद में लड़ गए, मतलब अभी आप लोकसभा के सदस्य पहले से हैं और राज्यसभा का चुनाव बाद में लड़े, तो आपका जो और राज्यसभा का भी अगर चुनाव आप जीत गए तो आपका जो पहले से है ना जिस भी सदन के आप सदस्य हैं उसकी सदस्यता आपकी चली जाएगी, पुरानी सीट खाली हो जाएगी। ये मान लो, जैसे मान लो कोई लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य वो है और फिर राज्यसभा का भी चुनाव जीत गया, तो उसका जो लोकसभा था ना पहले वाला सीट वो चला जाएगा, वो राज्यसभा का मेंबर हो जाएगा। ठीक, तो 2 कंडीशन समझ गए। और तीसरा देखते हैं। तीसरा है जैसे राहुल गांधी वाला केस है, वायनाड और अमेठी दोनों से मान लो राहुल गांधी चुनाव जीत गए, तो अब क्या करेंगे, तो उनको चुनना होगा कि भाई हम किस सीट से सांसद रहेंगे। अगर वह नहीं चुनते हैं तो उनकी दोनों सीट खाली करा ली जाएगी, बोलेगा कि आप किसी के भी सदस्य नहीं है अगर आप सही टाइम पे सिलेक्ट नहीं कर पाए। समझे? इफ़ इलेक्ट टू 2 सीट्स मस्ट चूज 1, यदि 2 सीटों पर चुने गए हैं तो एक चुनना होगा। अगर आप एक सीट नहीं चुन पाए तो दोनों सीट खाली होंगी। तो ये 3 केस आपको याद हो गए, एक बार इसको रिवाइज कर लो। पहला केस क्या है कि एक साथ चुनाव हुआ राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। ठीक, एक साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव हुआ और आप दोनों में जीत गए, राज्यसभा का भी चुनाव जीत के और लोकसभा का भी जीत के, तो आपको 10 दिन के अंदर बताना होगा कि मैं राज्यसभा का सदस्य रहूँगा कि लोकसभा का सदस्य रहूँगा। अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं बताए तो आपका जो राज्यसभा का सीट है ना उसको खाली करना पड़ेगा आपको, आप लोकसभा के सीट रहेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप पहले से लोकसभा का सदस्य हो और राज्यसभा का चुनाव हुआ, आप वो भी चुनाव लड़ गए और आप राज्यसभा का चुनाव भी जीत गए, तो आप पहले जिस सदन के सदस्य थे ना उसको खाली करना पड़ेगा, मतलब आपको लोकसभा का सीट छोड़ना पड़ेगा, आप राज्यसभा के ही सदस्य रह सकते हैं। ठीक, और तीसरा केस था कि अगर आप लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव कोई भी अगर 2 सीट से जीत लड़ जाते हैं, राज्यसभा तो होगा ही नहीं, मतलब लोकसभा या विधानसभा में 2 सीट से आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप दोनों में से कौन सा सीट लेंगे। अगर आप चूज नहीं करते हैं कि मुझे कौन सा सीट चाहिए तो आपको दोनों सीट खाली करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ये जो दे रखा है ना क्राइटेरिया है, किस में दे रखा है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है। ठीक, और अगला देखते हैं कि अगला कैसे सीट वैकेट होता है। ये तो 3 तरह से सीट वैकेट का हम देख लिए। उससे पहले हम डिस्क्वालिफिकेशन का देखे थे, इस सदस्य को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है,
ये हमने वैकेशन का देख लिया कि सीट कैसे वैकेट होता है। अब कुछ और है सीट वैकेट का, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी एमपी और एमएलए दोनों चुना जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी पहले विधायक है और लोकसभा का चुनाव हुआ। अब बहुत केस देखे होंगे जो पहले से अपने विधानसभा में विधायक है और फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसको टिकट मिला और लोकसभा का चुनाव भी वो जीत गया। तो उसको क्या करना होता है, उसको 14 दिन के अंदर अपने विधानसभा में इस्तीफ़ा देना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर अपने विधानसभा में इस्तीफ़ा नहीं दिया तो जो लोकसभा का चुनाव जीता था ना, एमपी बना था, तो उसकी सीट वैकेट हो जाएगी। तो याद रखना है कि अगर कोई एमएलए जैसे विधानसभा का सदस्य एमपी का मतलब लोकसभा का भी चुनाव जीत गया तो उसको 14 दिन के अंदर अपने विधानसभा में इस्तीफ़ा देना होगा कि मैं अब विधानसभा का सदस्य नहीं रहूँगा और मैं लोकसभा का सदस्य बनूँगा। अगर वह 14 दिन के अंदर इस्तीफ़ा नहीं देता है तो जो लोकसभा का चुनाव जीता था, लोकसभा का जो एमपी बना था, उसको सीट खाली करना पड़ेगा लोकसभा का, ठीक। तो 4 तरह से हमने वैकेशन का देख लिया। 5वां वैकेशन कि आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। जैसे जो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य है वो अपना रिजाइन दे के भी अपनी सीट को वैकेट कर सकता है। तो जो लोकसभा का सदस्य है वो किसको अपना इस्तीफ़ा देगा, तो चेयरमैन को देगा, ठीक है। और जो नहीं, लोकसभा का जो सदस्य है वो किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को मतलब स्पीकर को देगा। और जो राज्यसभा का सदस्य है वो किसको देगा, तो चेयरमैन को देगा। राज्यसभा में चेयरमैन बोलते हैं सभापति और लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है। याद कर लेना, लोकसभा मेंबर किसको देगा, तो चेयरमैन, और राज्यसभा मेंबर लोकसभा मेंबर देगा स्पीकर और राज्यसभा मेंबर देगा चेयरमैन, ठीक। 2 देख लिया। इसमें रेजिग्नेशन मतलब कैसे होगा, तो अगर रिजाइन देगा तब। और तीसरा है कि अगर कोई भी सदस्य 60 दिन 60 डेज तक बिना स्पीकर या चेयरमैन के परमिशन के मीटिंग से गायब रहता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा 60 दिनों तक अगर वह नहीं जाता है बिना स्पीकर या चेयरमैन के परमिशन के, तो उसके सीट को खाली माना जाएगा, ठीक। तो हमने अभी 6 रीज़न देख लिया कि सीट कैसे खाली होगी। एक बार रिकॉल कर लो। जैसे पहला केस था वही, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर बन गए तो आपको 10 दिन में बताना पड़ेगा। दूसरा वही है कि एक किसी हाउस के आप मेंबर हो, दूसरे में चुनाव जीत के उसका। तीसरा है कि अगर आप लोकसभा राज्यसभा 2 सीट लोकसभा से ही जीत के तब कैसे करेंगे। चौथा है कि अगर आप किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य हो और फिर आप सांसद बन जाते हो तो उसमें आपको 14 दिन के अंदर विधानसभा में इस्तीफ़ा देना होगा, नहीं तो आपकी लोकसभा की सीट चली जाएगी। 5वां है कि आप रिजाइन दे के अपना सीट खाली कर सकते हो। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने सभापति को रेजिग्नेशन देंगे और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देंगे। और 6ठा ये था कि अगर कोई भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का 60 दिन तक बिना स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के गायब रहते हैं, मतलब अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सीट को खाली समझा जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ MCQ, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में डालिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।